आप देख रहे हैं एडुसेट वन और मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार राज्य में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पदों के कितनी वैकेंसी है, कैसे आप आवेदन देंगे, आप में क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या अनुभव होनी चाहिए, कितना वेतन मिलेगा, किस वर्गों के लिए कितनी सीट है, प्रत्येक प्रमंडल में कितने सीट है, ये सारी चीजें स्पष्ट आपको किया जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। विज्ञापन संख्या 2/2022 बिहार राज्य के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के कुल 6421 बहुत बड़ी वैकेंसी है। 6421 पदों के लिए भारत के सुयोग्य नागरिकों से, विशेषकर बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी है, उनसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, बीपीएससी अक्सर ऑनलाइन आवेदन ही लिया करती है और यह बहुत ही पारदर्शी होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो आप इसके बिहार लोक सेवा आयोग के जो साइट है www.bpsc.bih.nic.in पर भी जाके आप सारे विवरण को देख सकते हैं। तो पदों का वितरण कुछ इस प्रकार है। आरक्षित वर्ग के लिए 2571, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जिसे कहा जाता है, उसके लिए 639 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 1027, अनुसूचित जनजाति के लिए 66, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157, पिछड़ा वर्ग के लिए 769, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192 पद, कुल 6421। अब है कि इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया। हर एक वर्ग में आपको अनारक्षित है वर्ग, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी में महिलाओं के लिए अलग से सीट सुरक्षित कर दिया गया है, ताकि महिलाओं को जो है 35% आरक्षण से कम न हो सके। तो आपको महिलाएं के लिए भी एक मतलब क्या है कि बेहतरीन मौका है, उसको तो दोहरा आरक्षण मिल रहा है, तो महिला कैंडिडेट को भी बहुत ज्यादा इसमें लाभ होने वाला है। तो कुल महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण है, उसमें 2179 महिला का सिलेक्शन होना तय है। इससे कम किसी सूरत में नहीं हो सकता है। और जिन महिलाओं को ज्यादा अच्छा अंक होगा वह आपको पुरुषों के सीट भी लेंगे। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। समान प्रशासन बिहार के पत्रांक संख्या 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या, जो कुल पदों की संख्या है उसका 2% भूतपूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके पोता पोतियों के लिए, नाती नतनियों के लिए भी रखा गया। ये कुल 128 पद है। इसके अलावा आप देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, उसमें देखे थे कई बार मूक बधिर के लोगों के द्वारा जो है आरोप लगाया गया था। तो बिहार सरकार इस बार इस एडवर्टाइजमेंट विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया है कि दृष्टि बाधित जो है, मूक है, अस्थिर दिव्यांगता है, मनोविकार है, बहुत दिव्यांग है, इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार 67, 65, 63 और 62 पद उनके लिए भी क्या है कि सुरक्षित रख दिया गया ताकि आगे चलकर कोई विवाद नहीं हो। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडल वार स्वच्छ रोस्टर विवरणी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रमंडल में कितने पद सुरक्षित है। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये जितने भी तरह के विज्ञप्ति होता है उस सब में ये चीज तो लिखा हुआ ही रहता है कि विज्ञापित पदों की संख्या थोड़ा घट भी सकता है और थोड़ा बढ़ भी सकता है। वेतनमान इसका 35,000 होगा एवं सरकार द्वारा समय समय पर देय अन्य भत्ते। तो ये 35,000 जो बेसिक, आप सोच सकते हैं कि बिहार सरकार के जो शिक्षक है, नवनियुक्त शिक्षक है, उनका वेतन 5200 है और 5200 का पूरा जो अन्य भत्ते जोड़ दिए जाते हैं तो 19,000 के आसपास बनता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 35,000 वेतनमान है तो ये अन्य भत्ते जोड़ के कितना इसका वेतन हो जाएगा। अच्छा खासा ये सैलरी है, बेहतरीन सैलरी है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा बहाल किया जा रहा है तो उसमें तो वेतन पूरा संपूर्ण वेतन मिलता ही है।
शैक्षणिक योग्यता आप देख लीजिए। सबसे बड़ी पहली बात है कि भारत की नागरिक हो और इसके साथ साथ बिहार राज्य के निवासी हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है कि उन्हें 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, 50% चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग है उनको 5% की छूट दिया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य में जो मदरसा बोर्ड है उससे जो फाजिल की डिग्री लिए हुए हैं वो भी मान्य है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो आचार्य की डिग्री दिया जाता है वह भी स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएड, बीएससी एड उत्तीर्ण हो, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, और वर्ष 2012 में जो रिजल्ट दिया गया था एस्टेट का उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये कुछ क्राइटेरिया था आपको क्या है कि शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा इसमें अनुभव भी आवश्यक है। अनुभव कुछ इस प्रकार से है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। जो माध्यमिक शिक्षक है अर्थात जो टीजीटी है उनको लगातार 10 वर्ष की सेवा होना चाहिए। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके लेकर कई बार विरोध भी हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल है सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसबीईबी के तहत जो निजी स्कूल है वो जो अस्थायी संबद्धता मिला हुआ है उसके शिक्षक को भी 12 वर्ष की लगातार सेवा अर्थात बीच में सर्विस ब्रेक नहीं हुआ हो, ऐसे व्यक्ति भी इसके योग्य है, उसके अनुभव भी इसमें मान्य है। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। देखिए दो तरह की चीजें हैं, माध्यमिक विद्यालय अर्थात जो टीजीटी है और 9वां 10वां के तक जो पढ़ाते हैं जो शिक्षक जिनको नियुक्ति हुई है उनको 10 वर्ष की आपको क्या है कि अनुभव लगातार होना चाहिए, और जो +2 के शिक्षक हैं उनको 8 वर्ष की लगातार सेवा होना जरूरी है। तो ये था आपको क्या है कि अनुभव के लिए। अनुभव में एक और चीज है, उक्त अवधि की गणना कैसे किया जाएगा, 10 वर्ष की अब गणना कैसे करेंगे वो चीज है। यदि आपका नियुक्त मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ग के मतलब रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनकी बहाली बिना बीएड का भी पहले बार किया गया था और उन्होंने बाद में बीएड किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सर्विस तो 10 साल आपका पूर रहा है लेकिन आप बीएड बाद में चल के किए हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता अनुभव बीएड जब आपको कंप्लीट हुआ है तब से माना जाएगा। अर्थात बीएड जब आप किए हैं तब से यदि आपका 10 साल आपका नहीं पूर रहा है, +2 में है 8 साल आपकी सेवा नहीं पूर रहा है, तो आप इसमें नहीं भर सकते हैं। जो अंतिम होगा अर्थात आपकी नियुक्ति और बीएड वो माने होगा। ऐसा नहीं कि आपकी नियुक्ति 5 साल पहले हुई है और आप बीएड 10 साल पहले किए थे तो आपकी गणना 10 साल पहले से नहीं बल्कि जब से आपकी नियुक्ति हुई है तब से माना जाएगा। फिर दूसरी तरफ आपकी नियुक्ति पहले हुई है लेकिन आपने बीएड बाद में किया है तो जब से बीएड कंप्लीट हुआ है तब से आपका अनुभव काउंट होगा। चलिए इसके अलावा है कि नोट में दिया गया है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अर्थात 28 मार्च 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसका जो आपको लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का वो 28 मार्च 2022 है और एडवर्टीजमेंट में साफ कर दिया गया है कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, आपका जो बीएड की सर्टिफिकेट है, जितने भी तरह के पेपर है आपको 28 मार्च से पहले निर्गत होना चाहिए, तभी आप इसमें ऑनलाइन आप कर सकेंगे। उम्र सीमा के बारे में बता दिया गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। उम्र की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जो सरकारी विद्यालय में पंचायती राज या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो कार्यरत व्यक्ति है उनके लिए इस तरह की उम्र की कोई आपको सीमा नहीं है। परंतु
सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है वहां का आपका अनुभव है, तो आपके लिए न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2021 को 31 वर्ष तथा अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपके क्या है कि आरक्षित वर्ग होने के वजह से आपको उस उम्र में जो संविधान प्रदत्त आपको दिया गया है उतने वर्ष के आपको मतलब है कि अनुकंपा मिलेगा, उतने वर्ष आप में जुड़ जाएंगे। जैसे अंतिम इसमें उम्र सीमा दिया हुआ है 47 वर्ष। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो शायद 3 वर्ष उसको अलग से मौका मिलता है, तो 47 3 50 वर्ष तक के अवधि में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एससी एसटी है तो उनके लिए 5 वर्षों की है, तो 52 वर्ष तक की उम्र के यदि है और सारे अर्हता को पूरा करते हैं तो वो आवेदन दे सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में बिहार राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों उच्च वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान है। तो ये आपको बिहार सरकार की एक अलग से ये नोटिफिकेशन है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये क्या है कि कुछ प्रभावित करने की स्थिति में होगा। जो शिक्षक है वही आवेदन करेंगे। तो देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो 150 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी दिए गए हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे, अर्थात 4 आप गलत ऑप्शन लगाते हैं तो 1 नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रश्न जो अनुत्तरित रहेंगे जिसका आप कुछ आंसर नहीं देंगे उसका अंक 0 होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा है। तो आप देखें कि इससे पहले एसटीटी की एग्जाम हुई थी, बिहार सरकार के पिछला जो है टीटी का एग्जाम हुआ तो उसमें किसी तरह के सिलेबस नहीं दिया गया था, बहुत बड़ी चूक थी। परंतु ये चूंकि बीपीएससी ये बहाली ले रही है तो बीपीएससी तो सिलेबस देती ही है, तो ये सिलेबस दे दिया और स्पष्ट कर दिया है कि 100 अंक समान अध्ययन से पूछे जाएंगे और 50 अंक बीएड पाठ्यक्रम से निर्धारित है उससे दे होंगे। 2 घंटे की कुल परीक्षा होगी। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और फिर इसमें आपको कट ऑफ दिया हुआ है, कितने अंक आप लाएंगे तो आपका चयन हो जाएगा। जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार है उसको 40% अंक लाना होगा कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए। 40% से कम लाते हैं तो आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये है आपको न्यूनतम अंक, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप 40% ले आएंगे और जनरल में है तो आपका चयन हो जाएगा। निश्चित रूप से कट ऑफ इसका ऊपर जाएगा और जहां तक उनको कैंडिडेट खुलेगा सीट के अनुकूल वहां तक उसका क्या है कि वो कट ऑफ जा सकता है, आ सकता है। यदि 40% से कम होगा तो आप इस दौर से बाहर हो जाएंगे, भले ही सीट खाली रह जाए लेकिन आपका चयन नहीं होगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। यदि आप सफलतापूर्वक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, मेरिट में आप आ जाते हैं, तो फिर आपसे चॉइस लिया जाएगा कि आपको किस प्रमंडल में जाने की इच्छा है, किस विद्यालय में आपकी जाने की इच्छा है। आपसे चॉइस लिया जाएगा और चॉइस के आधार पर आपको प्रमंडल वितरित किया जाएगा।
आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन देंगे और उसमें जो स्व घोषणा है उसके आधार पर आपके जितने भी अनुभव है सबको सही माना जाएगा। आप राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है। तो ऐसे शिक्षक जो बिहार सरकार के विद्यालय में कार्यरत नहीं है, जो सीबीएसई, आईसीएसई और किसी अन्य बोर्ड में वो काम कर रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर आवेदन देना चाहते हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको बैंक डिटेल भी रखना होगा, जिस बैंक में आप ये 10 या 12 वर्षों तक वेतन लेते रहे। आपको उससे विभाग को संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी आपको नियुक्ति में योग्य माना जाएगा। पद और विषयों का स्तर विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.bpscbih.nic.in पर उपलब्ध है। आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेगा सूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर से करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेगा सूची को प्रशासनिक शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब है कि प्रत्येक कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी में आपको सीट जैसे दिया हुआ है, देख लीजिए, जैसे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 192 सीट है, तो 192 का 10% अधिक अर्थात 19-20 सीट ज्यादा रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब 200 से ज्यादा इसका रिजल्ट दिया जाएगा। 192 तक कट ऑफ में रहेंगे और 10% जो लोग हैं वो प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। सभी वर्गों में 10%, जैसे देख लीजिए आरक्षित वर्ग 2571 है, तो इसमें 200 अधिक 2700 का प्रतीक्षा सूची मतलब निकाला जाएगा, कुल रिजल्ट निकाला जाएगा, मतलब 200 एक्स्ट्रा उसके लिए सभी वर्गों में 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति यदि ऊपर से अनुभव में कुछ गलत पाया गया और उसको जब छांटा जाएगा, किसी का पेपर ही गलत है, कोई आया ही नहीं, उपस्थित ही नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा कि नीचे से प्रतीक्षा सूची से कैंडिडेट ले लिया जाएगा। फिर हम लोग अगला देखते हैं कि किस तरह की चीजें इसमें दी गई है। एकदम बेहतरीन मौका है, सही ढंग से इसको समझें और इसको सही ढंग से जो योग्य पात्र हैं वो आवेदन भी करें। अब देखिए, जो आरक्षण के उम्मीदवार हैं, जो आरक्षण श्रेणी से आते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है कि अपना आरक्षण से संबंधित जो पेपर है उसको निकाल लें, और चूंकि वो अपलोड करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा: जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति के लिए भी क्रीमी लेयर और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एकदम जरूरी है। आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अच्छा देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है। यदि कोई महिला है, मान लीजिए कोई महिला आपको सामान्य वर्ग से है और वे विवाह कर लिया एसटी कम्युनिटी से, तो आप ऐसी महिला एसटी कैटेगरी से क्या है कि लाभ नहीं ले सकता है, एससी कैटेगरी का प्रमाण पत्र नहीं बना सकता है। ऐसे लड़की के पिताजी जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी का उन्हें लाभ मिल पाएगा, न कि पति किस जाति के है, किस कैटेगरी का है इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,
जो EWS है उसको भी 10% आरक्षण दे है, उन्हें भी अपने भू संपत्ति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो अनुसूची 1 में संलग्न है उसको भर के अपलोड करना होगा। अब देखिए, अब सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय वो क्या है कि हर एक कोटि के लिए कोड दिया गया है। आप अनुसूचित जाति के हैं एससी तो आपका कोड है 02, एसटी के लिए 03, ईबीसी के लिए 04, बीसी के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 05, ईडब्ल्यूएस के लिए 07। ये कोड है, ये कोड दर्ज करना होगा। इसके अलावा है जो व्यक्ति आपको दिव्यांग है तो दिव्यांग व्यक्ति को अपने दिव्यांगता से संबंधित क्या है कि उन्हें प्रमाण पत्र उनको देना होगा। आपको दिव्यांगता अस्थायी और अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, इसीलिए उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। इसके अलावा समान प्रशासन विभाग द्वारा 2342 दिनांक 15/2016 के आलोक महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका में वर्ण रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दे है। ये आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। अंतिम तिथि अर्थात 28 मार्च से पहले का आपका सारा पेपर बना होना जरूरी है। यदि बाद का भरा हुआ है तो पेपर वेरिफिकेशन के समय आपको अमान्य कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय में मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब काउंसलिंग के समय ये आप देख रहे हैं जितने भी पेपर है मैट्रिक का, इंटर का, आप जिस वर्ग के हैं उसका प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, सारे कुछ आपका होना जरूरी है। इसके अलावा पहचान पत्र होना चाहिए, हाल का खिंचा हुआ 4 फोटो होना चाहिए। आप यदि प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं तो वहां से नो ऑब्जेक्शन भी आपको होना चाहिए कि परीक्षा में जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको छुट्टी दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति। अब चलिए, उपयुक्त प्रमाण पत्र किसी भी समय मांगे जाने पर मूल रूप में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब जो कुछ भी आप उसमें दिए हुए हैं वो सारे कुछ आपको जब मांगता है और नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। हम शुल्क की ओर चलते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 750 तय किया हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपए, बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग के लिए 200 रुपए। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। अर्थात ऑनलाइन जब आप करते समय आप जो पैसा कटाएंगे, जो शुल्क आप जमा करेंगे उसमें बैंक का चार्ज भी जुड़ा रहेगा। किसी बैंक का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान में रखिए। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आप जिस कैटेगरी का, जैसे मान लीजिए आप यदि अपने आप को दिव्यांग साबित करते हैं कि 40% हम दिव्यांग है, तो दिव्यांग के लिए फी कितना है? 200 रुपया दिया हुआ है। और सामान्य अभ्यर्थी कितना है? तो 750। तो 750 के बदले आपसे केवल 200 रुपया लिया जा रहा है। 550 रुपया आपको डिस्काउंट है। क्यों डिस्काउंट है? कि आपको आयोग मानता है कि आप 40% दिया है, उससे ज्यादा आप विकलांग है, इसीलिए आपसे कम फी लिया गया है। तो आप दिव्यांग होने के नाते आप ऑप्शन तो दे दिए कि आप दिव्यांग हैं और वो आवेदन भी आप प्रोसीड कर दिए, लेकिन बाद में उसमें आप चेंज करते हैं और या बाद में आपका जो पेपर बनता है, पेपर में आपकी दिव्यांगता का प्रतिशत बदल जाता है, 30% या 34% हो जाता है। तो आपको क्या है कि फी तो आप 200 दिए हैं और आप यदि पास भी कर जाते हैं अच्छे नंबर से और सामान्य अभ्यर्थियों के हिसाब से आप नंबर ले आते हैं, सामान्य वर्ग में भी आप फॉल करते हैं, तो आपको आपकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दिया जाएगा।
क्योंकि आप तो 750 फी जमा किए नहीं है, तो इस वर्ग के लिए आप इंटाइटल ही नहीं है, क्योंकि आपने फी तो 200 रुपया जमा किया है। इसीलिए जिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, तो वह शुरू में ही आप 750 रुपया ही शुल्क जमा कीजिए, सामान्य अभ्यर्थियों की तरह जमा कीजिए, ताकि आपकी दिव्यांगता प्रतिशत बढ़ता घटता भी है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी। इसलिए इन चीजों को ध्यान आपको रखना चाहिए। आप ऑनलाइन कर लेते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद 1 सप्ताह का अतिरिक्त आपको समय दिया जाएगा शुल्क जमा करने के लिए, एडिट करने के लिए। आयोग कार्यालय में एसपीज को निर्बंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी तरह से हार्ड कॉपी को अपनी बोर्ड ऑफिस में नहीं भेजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको जो है जितने भी पेपर है वो तो आप अपलोड करते ही हैं, इसीलिए विभाग के पास आपका अपलोड किया हुआ पेपर पहुंच जाता है, उनको देखना होगा तो विभाग आपके अपलोड पेपर को ही देख लेंगे, इसलिए उसको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब है ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश की भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही ढंग से आप भर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन होगा। फीस जमा करने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कुछ चीज को आप नहीं बदल सकेंगे, इसीलिए आप सावधानी से फॉर्म को भरें, ये इसमें बता दिया गया है। फी के बारे में जैसा कि आपको पहले बता दिए हैं वही चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, आप जब इसको आप ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भरा जा सकेगा, इसलिए आप सावधानी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। चलिए हम नीचे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ये सभी क्या है कि विभाग में सभी जो नियोक्ता के ये कॉमन सेंटेंस होता है कि किसी तरह की आपको गड़बड़ी आप किए हैं, त्रुटियां हैं, तो उसके लिए विभाग जवाबदेही नहीं होगा, आपको खुद नुकसान। यहाँ आपको दे दिया है कि कौन कौन चीज सुधार हो सकेगा। यदि आपसे कुछ गलती हो गया है फी पेमेंट करने के बावजूद भी, तो आपका क्या क्या चेंज हो सकेगा। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि आप उसमें बदल सकते हैं। कुछ चीज उसमें नहीं बदल सकते हैं। ऐसा चीज आप नहीं बदल सकते हैं जिससे आपकी जो फीस जमा किए हैं उसकी श्रेणी में परिवर्तन हो रहा हो, इस तरह की परिवर्तन मान्य नहीं होगा। एक से अधिक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक से आवेदन करते हैं और जब विभाग के संज्ञान में वो आता है तो आपकी पूरी उम्मीदवारी ही रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए एक से अधिक आवेदन नहीं करें। उम्मीदवार का जन्म तिथि, परीक्षा शुल्क, कोटि आदि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करें, ये बता दिया गया है। अब किसी की भी वजह से आप जब पेमेंट करते हैं ऑनलाइन आवेदन के दौरान, आपका पेमेंट यदि फंस जाता है, पेमेंट ठीक से नहीं हो पाता है सफलतापूर्वक, तो इसके लिए विभाग स्पष्ट करता है कि विभाग इसके लिए जवाबदेह नहीं है, आपको खुद जवाबदेही लेना पड़ेगा, ये नुकसान आपका होगा। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छित अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां, देखिए आप जो पेपर जो आप फोटो अपलोड करेंगे ऑनलाइन करते समय उसका 5 कॉपी बनाकर रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको वही फोटो फिर से मांगेगा। अब उस समय दूसरा फोटो दीजिएगा, वो नहीं चलेगा। किसी भी तरह का इंटरनेट में डिले होने की वजह से या बैंक में पैसा फंसता जो है तो उसके लिए आप खुद जवाबदेह होंगे, इसीलिए विभाग कहता है कि ऑनलाइन आप समय से पहले कर लीजिए, अंतिम समय का इंतजार मत कीजिए। अंत समय में आपको नेटवर्क कुछ इशू होगा और आप नहीं पढ़ सकेंगे, तो ये नुकसान आपका होगा। विभाग को आप इस पर दबाव नहीं दे सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन करेंगे, ये सारा आप जो है विभाग के अपने जो है वेबसाइट है उस पर जाकर के उसको देखेंगे और इसको आवेदन करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी है आवेदन करने वाले, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि समय से पहले आवेदन कर लें, अंतिम समय का इंतजार नहीं करें। धन्यवाद दोस्तों।